नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम जो पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे और इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज़ है उनसे रिलेटेड अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी की पॉइंट्स होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, न केवल नर्सिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बल्कि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जैसे नीट पीजी होता है उससे भी जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं उन सभी को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि आपका नर्सिंग एग्ज़ाम्स का स्टैंडर्ड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 5 साल पहले जो क्वेश्चन पैटर्न रहता था वो आज नहीं है, और आज से 1 साल बाद फिर से चेंज हो जाएगा। तो इसी हिसाब से इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने काफ़ी प्रयत्न किया है इस चीज़ के लिए। शुरू करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड, इसमें हम हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ सुनाई देती है, जब बच्चा 2 साल का होता है तब, क्योंकि पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं S1 साउंड होती है, उसको 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगा। कौन सी लाइन? लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन में, जब बच्चा 2 साल का है तब। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड कैन बी हर्ड एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन इन 2 year चाइल्ड। सेकेंड वन, द फोर्थ हार्ट साउंड मीन्स S4 जो है कैन बी हर्ड एट द 3rd और 4th इंटरकोस्टल स्पेस। जो 3rd या 4th इंटरकोस्टल स्पेस है उसमें सुनाई देगी इन 2 year चाइल्ड, 2 साल के बच्चे में। थर्ड हार्ट साउंड S3 इज हर्ड विद द स्टेथोस्कोप बेल। स्टेथोस्कोप बेल से आप सुन सकते हैं एट द अपेक्स ऑफ हार्ट, हार्ट के अपेक्स पे। अब अपेक्स पूछते हैं तो सपोज दिस इज हार्ट एंड दिस बॉटम इज द अपेक्स, मीन्स आप उसके बॉटम पे सुन सकते हैं, उसको ही अपेक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला हम S2 के बारे में पढ़ेंगे। S2 इज हर्ड एट द सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। इजी टू रिमेंबर दैट S2 इज हर्ड एट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस इन 2 year चाइल्ड। ओके, S4 जिसका हमने डिस्कस कर रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि लेट डायस्टोल, और लेट डायस्टोल पे हमारे को सुनाई देती है और बच्चों में ये नॉर्मल फाइंडिंग रहती है। पूछ ले आपसे कि बच्चों में S4 सुनाई दे रहा है तो आप उसमें क्या मानेंगे? एबनॉर्मेलिटी? नहीं, दैट इज़ नॉर्मल। कब सुनाई देती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लेट इन डायस्टोल। ओके फ्रेंड्स, सभी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो सभी सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं ग्रेड 1 मरमर जो हार्ट का होता है उसको आप इजीली सुन नहीं सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है ये, हार्ट साउंड से भी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए आप सुनाई नहीं देती है। ग्रेड 2 होती है वो हार्ट साउंड्स के इक्वल होता है। तो पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि कौन सा हार्ट साउंड है जो, मतलब जो कौन सा हार्ट साउंड है जो मरमर को इक्वली, मतलब मरमर के जितना सॉफ्ट होता है, तो उसमें आंसर ग्रेड 2 था। ठीक है, ग्रेड 2 मरमर इज यूजुअली इक्वल टू हार्ट साउंड्स। ग्रेड 6 मरमर की बात करें तो वो आप नेक डियर से भी सुनाई दे सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बिना स्टेथोस्कोप के या फिर नेक डियर से कौन सा मरमर सुन सकते हैं। उसमें 1 2 3 6 ऐसा था, तो आप 6 का आंसर करना होता है वहाँ पे। ग्रेड 4 होता है हार्ट सॉरी मरमर, जो वो होता है वो प्रीकॉर्डियल थ्रिल के साथ जुड़ा होता है। इसको हम जो अपना एडल्ट का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। हाइपोटेंशन है वो क्या है? हाइपोटेंशन बच्चों में ये दिखाता है कि उसमें शोक कब से चल रहा है, ये लास्ट स्टेज का मतलब लेट साइन है। ठीक है, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद हार्ट इफेक्ट्स मीन्स जिनमें बच्चों में हार्ट इफेक्ट्स होता है, दे टेंड टू हैव पुअर न्यूट्रिशनल इंटेक एंड वेट लॉस। ऑब्वियसली क्योंकि उनका एनर्जी तो उधर वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उनका न्यूट्रिशनल इंटेक कम रहेगा और वेट लॉस ज़्यादा होगा। इस और क्या दिखाएंगे वो? पुअर कार्डिक आउटपुट, हार्ट फेल्योर या फिर हाइपोक्सेमिया मीन्स ऑक्सीजन पूरे ब्लड में सही नहीं रहेगी। ये सब इसमें देखने को मिलता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगला हम देखते हैं, चाइल्ड कैन अपीयर लेथार्जिक और टायर्ड बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। बच्चे में ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो लिथार्जी रहेगा, आलसी सा पड़े रहेगा, थक जाएगा जल्दी। आपको पता ही है। प्री मेच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमन इन फिटसेस, नियोनेट्स एंड चिल्ड्रन। ये कॉमन है। ठीक है, किस किस में? फिटस में, नियोनेट में और चिल्ड्रन में। क्या? प्री मेच्योर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शंस, PAC जिसको आप बोलते हैं। आर्टेरियल फिब्रिलेशन, एफिब जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, वो आप देख सकते हैं इज़ अनकॉमन अरिदमिया इन चिल्ड्रन। यह अनकॉमन है मीन्स मोस्टली नहीं देखने को मिलता है। दैट अराइजेज फ्रॉम द डिसऑर्गेनाइज्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन
एट्रिया मीन्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम को मिल रहा है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिलता है तो फिब्रिलेशन नहीं होता, लेकिन एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल रहा है तो वहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। और ये एक अनकॉमन एरिथमिया है। ब्रेडी एरिथमिया यह है किसी भी कारण से हो सकता है, जिसमें कंजेनाइटल, सर्जिकली एक्वायर्ड या फिर कॉज्ड बाय इन्फेक्शन हो सकता है। प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर मोर कॉमन इन एडोलसेंट। फ्रेंड्स ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है वो आपको इनमें देखने को मिल रहा है, और जहाँ पर वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस की बात आ जाती है तो आपको एडोलसेंट में देखने को मिलता है। तो ये पूछा जाता है कि एडल्ट में कौन सा देखने को मिलता है, तो आपको प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जबकि जो चिल्ड्रन है, नियोनेट है या फिर पीडियाट्रिक्स बोले अपन, तो उसमें प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। इन द इमीडिएट पोस्ट कैथेटराइजेशन फेज, जब आप हार्ट का कैथेटराइजेशन करते हैं तो उसके बाद द चाइल्ड शुड अवॉइड रेजिंग द हेड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नर्सिंग से रिलेटेड है कि आपने कैथेटराइज कर दिया है, उसके बाद में हार्ट का कैथेटराइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो पेशेंट को अवॉइड क्या करना चाहिए, उसका हेड को रेज नहीं करे, बैठना नहीं चाहिए उसको। स्ट्रेनिंग द एब्डोमेन मीन्स व्हेन पासिंग दिस टूल वाल्साल्वा मैनोवर जिसको बोलते हैं वो नहीं करना है। खांसना नहीं है, क्योंकि उन सभी से जो स्टंट डाला है, कैथेटराइज किया है, वो हट सकता है। ओके। इन रेस्पॉन्स टू सर्जरी एंड कार्डियोपल्मोनरी बाईपास द बॉडी सीक्रेट्स एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। ये ध्यान रखना है कि सर्जरी करवाया है या फिर CABG जो करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी बाईपास करते हैं, उन सब ये कौन सी कंडीशन रहती है, स्ट्रेस की कंडीशन रहती है। उस स्थिति में एल्डोस्टेरोन और एडीएच का हार्मोन का सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये दोनों ही क्या करते हैं, ये करते हैं सोडियम का लेवल बढ़ा देते हैं, पोटेशियम का लेवल कम कर देते हैं, वाटर रिटेंशन करते हैं और यूरिन आउटपुट कम कर देते हैं, ये दोनों हार्मोन। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद व्हेन द हार्ट स्ट्रेचेज बियॉन्ड एफिशिएंसी मीन्स हार्ट का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो जब फैलेगा तो ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा साउंड आएगी, दैट इज़ S3 गैलोप। ठीक है, यह भी सुनाई दे सकती है। तो पूछा जा सकता है कि कब सुनाई देती है, तो जब हार्ट है वो बियॉन्ड एफिशिएंसी स्ट्रेच कर जाए तो आपको ये सुनाई देता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कब दिखाई देंगे आपको, जैसे टेकिपनिया है, डिस्पनिया है, तो ये होंगे कब, जब हार्ट फेल्योर होगा तो उसमें पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। तो स्टेथ या लगा करके सुनेंगे स्टेथोस्कोप, तो आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर सीन इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाँ, दूसरा था हाइपोक्सिया, तीसरा था हार्ट फेलियर और चौथा था DVT। तो आपको आंसर इसमें हार्ट फेलियर देना था, बिकॉज उसमें ही पल्मोनरी कंजेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू टू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज एनर्जी एक्सपेंडिचर नीड्स टू बी लिमिटेड मीन्स उसका एनर्जी का यूज करना वो कम कर देना चाहिए जब बच्चा कब हार्ट फेलियर में हो तब। क्यों? टू रिड्यूस मेटाबॉलिक एंड ऑक्सीजन नीड्स। Obviously friends, you know that when a child is in heart failure condition and if he is doing like he is having fever, then you obviously know that metabolic rate will be increased and oxygen demands of the body will be increased. So in heart failure condition, heart will not be able to meet this demands, and obviously patient will go in shock or may go for arrest. तो हमें उससे बचाना है उस कंडीशन में, ऑब्वियसली एनर्जी एक्सपेंडिचर कम करना है। ठीक है, या फिर जिसको रिस्क होता है हार्ट फेलियर का, उसको भी हमें एनर्जी एक्सपेंडिचर से बचाना है। इन ओल्डर चिल्ड्रन की बात करें तो फ्लूइड में भी रेस्ट्रिक्टेड, बट फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन इन्फेंट्स, जिसमें हार्ट फेलियर की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यदि ओल्डर बच्चा है तो उसमें आपको फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्फेंट्स में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन फ्लूइड नीड्स, क्योंकि उनमें पता है आपको फ्लूइड नीड ज़्यादा रहती है, तो उसी हिसाब से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन्फेंट्स में आप फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसमें डाला है कि एडल्ट जो ओल्डर चाइल्ड है उसमें आप रख सकते हैं, लेकिन इन्फेंट, केवल इन्फेंट को छोड़ के सभी में रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जब 1 साल का है तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते। इन अ चाइल्ड विद हार्ट फेलियर एंड अपराइट पोजीशन
कौन सी पोजीशन में रखेंगे ये पूछा जाता है, तो अपराइट पोजीशन में। इससे क्या होता है कि लंग्स का एक्सपेंशन होता है और ये लेस रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम का प्रेशर, डायफ्राम आराम से मूव कर सकता है और एब्डोमिनल ऑर्गन्स का कोई प्रेशर नहीं पड़ता उसके। जब आप सीधा लेटाएंगे तो ऑब्वियसली एब्डोमिनल ऑर्गन उसको पुश कर देगा अपर की तरफ, तो नीचे की तरफ डायफ्राम नहीं आ पाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि किस पोजीशन में बिठाना है, अपराइट पोजीशन में बिठाना है। ओके फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगले वीडियो में हम डिजीज पोर्शन से रिलेटेड पॉइंट्स लेके आएंगे कार्डियोवास्कुलर का। और तब तक के आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारियों को रखिए अपडेट हमारे ये चैनल के साथ में। धन्यवाद।